तो शुरू से देखते हैं। देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट इसके पॉल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में हम कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में, और इसके रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल मैकेनिज्म आए हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और वन ऑफ दोज मैकेनिज्म कौन सा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, इसमें क्या क्या किया गया, इसमें उन्होंने स्टेप्स लिए गए ताकि ग्रीन हाउस गैसेज को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ताकि क्या हो जाए, जो हमारा प्लेनेट क्या हो रहा है, हीटअप हो रहा है, उसको कम कर दिया जाए। क्योंकि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे ना, जितना हम पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं, उसकी वजह से क्या होने वाला है कि एट द एंड ऑफ द सेंचुरी, मतलब जब 22nd सेंचुरी स्टार्ट होगी ना, क्योंकि इस टाइम 21st सेंचुरी चल रही है, जब 22nd सेंचुरी स्टार्ट होगी तो हमारी 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाना है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना है, 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज हो जाना है। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उसको कितना किया जाए, 2 डिग्री के अंदर अंदर लाया जाए, जाए मैक्सिमम 2 डिग्री तक जाए, इससे ऊपर ना जाए, क्योंकि इसके ऊपर जाने से क्या हो सकता है, बहुत हमें बहुत ज़्यादा रिपरकशन क्या करने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। जैसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्रॉट आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तूफान आएंगे, ऐसी जगह बारिश होगी जहाँ कभी बारिश नहीं हुई है, और सिर्फ बारिश नहीं होगी, फ्लड आने शुरू हो जाएंगे। और किसी जगह ऐसी जगह जहाँ पे हम पूरी की पूरी हमारी पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। जो हमारे कोस्टल एरिया में हमारी एट लीस्ट 30 से 40% हमारी पॉपुलेशन रहती है, वो पूरी की पूरी उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और क्यों डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सी लेवल राइज हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा इंक्रीज ना हो, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। तो हमने क्या किया, एक फ्रेमवर्क अपनाया जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब हम आगे इसके आगे बारे में पढ़ेंगे, इसको शुरुआत कब हुई इसकी, इसको हमने अडॉप्ट कब किया, इसको हमने रेटिफाई कब किया, इस सब चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इसको आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। इसमें क्या हुआ बेसिकली, जो 1992 के आसपास ना एक रियो समिट हुई थी, जिसमें उन्होंने एक बात उठाई थी। उन्होंने बोला था कि हमें ज़रूरत है एक ऐसे मैकेनिज्म की जिससे हम क्या कर सकें, ग्रीन हाउस गैसेस कम कर सकें। और क्योंकि 1990 के आसपास उन्होंने एक स्टडी भी की थी जिससे उनको पता चल रहा था कि हाँ बिल्कुल ये सही में हो रहा है। क्या क्या सही में हो रहा है, IPCC ने, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने बोला था कि हाँ बिल्कुल, जब हम ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी ड्रॉट कंडीशन ज़्यादा आ रही हैं, और हमें इनको किसी तरह रोकना पड़ेगा। जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह उसको रोकना पड़ेगा। तभी 1992 में रियो डी जनेरियो एक जगह है ब्राज़ील में। ब्राज़ील एक कंट्री है कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, जहाँ पे क्या की, ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। और उन्होंने क्या किया, 3 प्रोजेक्ट उन्होंने सामने लाए थे। एक प्रोजेक्ट कौन था, UNFCCC, एक था CBD, और एक था UNCCD। UNFCCC क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो किसके बारे में बात करेगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में। CBD ये क्या था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड कोई बात करेगा वो किस में करेंगे, हम इसकी इधर बात करेंगे। और UNCCD क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन। इसमें क्या, कोई भी किसी टाइप का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बात की थी, किस बात की, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आजकल मैक्सिमम क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने इतनी ज़्यादा इरिगेशन शुरू कर दी, हर चीज़ हम मैक्सिमम में करें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी लैंड बैरन हो रही है, बंजर हो रही है। ठीक है, बंजर हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है। तो इस डेजर्टिफिकेशन को क्या करना है, हमने रोकना है। यहाँ पे बात आती है कि अब हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस एक ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है UNFCCC। ठीक है, UNFCCC को 1992 में इन्होंने लॉन्च किया था, अडॉप्ट किया था, और ये 1994 में जाके क्या हुआ, इसे रेटिफाई कर दिया गया। अडॉप्ट और रेटिफाई में क्या फ़र्क होता है, अडॉप्ट का मतलब होता है कि हर एक कंट्री बोल रही है कि हाँ ये आपने अच्छा स्टेप उठाया, इसको करना चाहिए। पर जब तक कंट्री उसको रेटिफाई नहीं कर रही है, रेटिफाई का सिग्नेचर नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कंट्री खुद वो स्टेप नहीं लेना चाहती है, कंट्री से दूसरों को सिर्फ अप्रिशिएट कर रही थी, अडॉप्ट कर लिया।
लेकिन जब वो खुद रेटिफाई करना चाहती है, उनको लगता है कि हाँ इससे चेंज लाई जा सकती है, हमें इसको रेटिफाई करना चाहिए, हमें खुद भी अपनाना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिफिकेशन। 1994 में हमने यूएनएफसीसीसी की रेटिफिकेशन की थी, और उसी के नेक्स्ट ईयर क्या किया, हमने पहले उसकी मीटिंग रख दी, और जो भी वो मीटिंग को अटेम्प्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन कौन सी है, जिन्होंने इसको रेटिफाई किया, जिन जिन कंट्रीज ने, उसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और 1995 में सबसे पहली क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रखी गई थी, ठीक है। और वो कहाँ पे हुई थी, बर्लिन, जर्मनी में हुई थी। तो आपके लिए सबके सब इंपॉर्टेंट नहीं, बीच कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 1997 क्योटो जापान की बात करूँ, ये आपकी सबसे ज़्यादा, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर मैं 3 स्टार मैक्सिमम स्टार दे रहा हूँ, अगर यूएनएफ ट्रिपल सी में कोई इंपॉर्टेंट है, एक 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, एक 2015 जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट, ये भी 3 स्टार है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इस टाइम जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट आया हुआ है कौन सा, COP26। देखो इस टाइम ये नहीं हुआ था, 22 में नहीं हुआ था, पर सेम जगह में ही हुआ है, कौन सा, ग्लासको। ग्लासको कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। इधर हमने कुछ नए टारगेट्स लिए, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपको इसके बारे में अगर याद करना भी हो कि कौन से ईयर कहाँ पे हुआ था, तो आप कौन कौन सा याद कर सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी हुई थी, और हम उन्होंने क्या क्या किस जगह में हुई थी, और किस ईयर में हुई थी। अगर आपको याद रखना है तो आप एक याद रखना, बर्लिन सबसे पहला तो आपको पता होना ही चाहिए, 1995 में हुई थी COP1, और वो कहाँ पे हुई थी, बर्लिन जर्मनी में। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1997 में क्योटो में हुआ था। 2002 में न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया में हुआ था, इसलिए आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि यूएनएफ ट्रिपल सी की आज तक एक ही बार मीटिंग कहाँ पे हुई है, जो हमारे इंडिया में हुई है, तो बताओ वो कब हुई थी। आपको याद रखना पड़ेगा, CO 2022 में। अगर आपको COP याद नहीं भी रहता ना, तो आपको कम से कम इतना याद रहता है कि 1995 में COP फर्स्ट हुआ था। आप उस हिसाब से कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको ईयर याद होना चाहिए कि किस ईयर में क्या हो रहा है। 2002 में कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, आपका कौन सा, बाली के बारे में, इसमें क्योंकि थोड़े एक स्टेप लिए गए थे जिसके बारे में आपको आगे बात करूंगा। फिर एक डेनमार्क कोपेनहेगन के बारे में आपको करना पड़ेगा, कैनकन के बारे में बात करेगा। ये भी आपको पूरे याद नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया था। जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको देता हूँ, कौन सी, ग्रीन क्लाइमेट फंड की। कैनकन मैक्सिको में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की गई थी 2010 में, उधर एक फंड उन्होंने क्रिएट किया था जिसका नाम था ग्रीन क्लाइमेट फंड। इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में उन्होंने क्या किया था बेसिकली, ठीक है। इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोलता कि जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, 100 बिलियन का, $100 बिलियन का क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कब आया था, कैनकन में आया था 2000 और 2010 में आया था, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी थी, COP16। उसमें उन्होंने कहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं 100 बिलियन की, उन डेवलप्ड कंट्री उनको क्या करना पड़ेगा, $100 बिलियन क्या करना पड़ेगा, हर साल इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस $100 बिलियन को हम कहाँ पे यूज करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करेंगे, ज्यादा, उसमें ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, हाइड्रोकार्बन ऑटोमेटिकली कि उसमें उसका यूज़ करना बंद कर दोगे। क्यों, क्योंकि अगर आप $100 बिलियन एक किसके लिए यूज़ कर रहे हो, सपोज सोलर पैनल्स के लिए यूज़ कर रहे हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, आपकी उतना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन की डिमांड कम होगी। और जितनी आपकी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन की डिमांड कम होगी, पेट्रोलियम की डिमांड कम होगी, कोल की डिमांड कम होगी, उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट हमारा बचेगा। क्यों, क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसेस हम क्या कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा रिलीज नहीं कर रहे। और जितनी हम कम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करेंगे, उतना ही क्या होगा,
टेम्परेचर हमारा ग्लोब का उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तब इन्होंने क्या किया गया था कि कोपेनहेगन में क्या किया, जो लाया। वैसे मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ऑब्वियस सी बात है पेरिस एग्रीमेंट 2015 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे आगे ना आपको अगर इतना अगर आपको याद भी रह जाए ना कि COP17 कहाँ पे होता है, 18 कहाँ पे होता है, आपको उसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके 2022 में जो ग्लासगो में हुई थी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे फिर कुछ रेडिकल स्टेप्स लिए जिसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा। देखो, सबसे पहले हम UNFCCC के बारे में पढ़ते हैं। देखो, 1990 में IPCC क्या हो गया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, उन्होंने रिलीज की थी, फर्स्ट टाइम असेसमेंट की उन्होंने। और उस असेसमेंट उन्होंने क्या मेंशन किया कि एमिशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज आर सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये ह्यूमन क्या कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस की बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। आपको एक टाइम पे पता होना चाहिए था कि कुछ देर हम पहले क्या करते थे, जब हम आई थिंक सेकंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ के आसपास पढ़ते थे, हम हमेशा लिखते थे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितनी है, 0.03%। लेकिन अब कितनी हो चुकी है, 0.04%। ये कहने को तो बहुत कम है, लेकिन इससे बहुत रेडिकल चेंज आते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से उसके बारे में बताऊं ना, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है बेसिकली। आपने कभी वो देखा हुआ है जहाँ पे वो हॉर्टिकल्चर वगैरह इस एरिया में कभी वो क्या करते हैं, अंदर सब्जी लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने व्हाइट कलर की एक शीट डाली होती है पूरा, और उस एरिया को कवर करके रखा होता है, पूरा का पूरा बंद होता है। एक टेंट टाइप उन्होंने बनाया होता है, लंबा सा टेंट होता है जो ऊपर से ट्रांसपेरेंट टाइप शीट से कवर होता है। और उसके अंदर क्या होता है, उन्होंने फ्रूट्स उगा रहे होते हैं या कुछ भी उगा रहे होते हैं। देखा हुआ है? बिल्कुल। अब बताऊं चक्कर क्या है? उसको बोलते हैं हम क्या, ग्रीन हाउस। अब उसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो, जो हमारी सन के पास से ना जो हमारी रेज आती हैं, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव्स। ऑलरेडी आपको मैं ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि शॉर्ट वेव्स क्या होती है। जो सन से हमारी रेडिएशन आ रही है उसको हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं। और एक बार जब अर्थ को एब्जॉर्ब कर लेती है उस रेडिएशन को और फिर वापस उसको कहती है रिफ्लेक्ट कर दिया, तो किसको रिफ्लेक्ट करती है, वो लॉन्ग वेव्स को। ठीक है। शॉर्ट वेव ना जब तक अर्थ में गिरती नहीं है तब तक ऊपर आते टाइम ना एटमॉस्फेयर में वो किसी चीज को गर्म नहीं करती, किसी चीज को उसको फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्लाउड्स हैं, कुछ भी है, पार्टिकल्स हो गए, कुछ भी हो गया, उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वाटर वेपर से पड़ता है, पर छोड़ो, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। ठीक है। जो हमारी कौन सी है, शॉर्ट वेव्स, ये क्योंकि बहुत पावरफुल होती हैं, ये हर चीज को पेनिट्रेट करके निकल जाती हैं, किसी चीज को गर्म नहीं करती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सरफेस के पास एयर होती है वो गर्म कब होना शुरू होती है, जब शॉर्ट वेव से नीचे क्या गर्म होता है, हमारी लैंड। और जब लैंड गर्म होती है तो लैंड रिलीज करती है किसको, लॉन्ग वेव्स को। और ये लॉन्ग वेव्स क्या करती हैं, जब ऊपर जाती हैं, अब ये कोई भी पार्टिकल्स होगा ना, जैसे वाटर वेपर्स हो गए, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड होगी, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होगी, या कोई भी ग्रीन हाउस गैस होगी। ठीक है। अब क्या करेगा, अगर सपोज यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का क्या पार्टिकल है, तो ये जो लॉन्ग वेव्स ऊपर जा रही है ना, देखो यहाँ पे क्या था, है क्या, देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका, ये हमारी लैंड है, ये हमारा सन है, यहाँ पे इतने पार्टिकल है, ग्रीन हाउस गैस के पार्टिकल। ठीक है। यहाँ से आ रही है देखो शॉर्ट वेव, पार्टिकल्स के टकरा के आ रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टिकल्स को कोई कुछ नहीं कर रही है ये कौन सी थी, शॉर्ट वेव्स। लेकिन जाते टाइम ना अब ये लॉन्ग वेव बन के जा रही है, क्योंकि शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स में अगर आपको टेक्निकल डिफरेंस बताऊं तो क्या होता है, कि जो शॉर्ट वेव्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। वेव के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो इसको बोलते हैं हम क्या, उसकी पीक ज़्यादा है, मतलब उसमें एनर्जी ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ कम है। बट ऑन दी अदर हैंड जो लॉन्ग वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। टेक्निकल डिस्टेंस वो था, अगर आपको मुझे पता है, इसके बारे में नहीं पता होगा तभी हम इसकी बात नहीं करते। इन शॉर्ट, जो शॉर्ट वेव है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो हर किसी चीज़ को एनर्जी नहीं देती आते टाइम, पर जाते टाइम में उसकी एनर्जी किसने ऑब्जॉर्व कर लिया, थोड़ी सी लैंड ने। तो अब वो क्या कर रही है, अब लॉन्ग वेव बन के ऊपर जा रही है। पर जब ये जैसे लॉन्ग वेव बन के ऊपर जा रही होगी ना, तो बीच में अगर कोई पार्टिकल आ गया किसका, ग्रीन हाउस गैस का, वो उसको फिर रिफ्लेक्ट करा के नीचे भेज देगा। अब नॉर्मल तरीके में क्या होता, अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस ना होती, यहाँ से एक आती, रे आती, यहाँ से सीधी ऊपर चली जाती। बट अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस आ गई
उसने उसको रिफ्लेक्ट करके नीचे भेजा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ग्लोब का टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अभी हम क्या चाहते हैं कि ग्लोब, हम क्या करें, ग्रीन हाउस गैस उतनी ज़्यादा रिलीज ना करें। और यहीं पे जो मैं आपको ये हर्ट बना रहा था, ये जो मैंने आपको बताया था, एक टेंट टाइप बना होता है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट शीट से कवर होता है। वो क्या एक्ट करता है, वो एक तरीका ग्रीन हाउस कितना एक्ट करता है, पार्टिकल कितना। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो आ रही है हमारी शॉर्ट वेव, वो तो उसको शीट दिखेगी भी नहीं और सीधा पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएगी। बट एक टाइम वो अंदर चलेगी ना, अब वो टकराएगी ज़मीन से, अब ऊपर जाने की कोशिश करेगी, अब वो बाहर नहीं आ पाएगी, ट्रैप होगी इनसाइड में। क्यों? क्योंकि अब जब जो शीट है ना, ये एक्ट कर रही है एज अ क्या, ग्रीन हाउस पार्टिकल। वो उसको फिर अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, ये टकराती रहेगी, ऐसे करती रहेगी। तभी आपने देखा होगा, आप कभी उसके अंदर जाते हो ना, ग्रीन हाउस के जो चेंबर सा बना होता है उसके अंदर जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एस्केप नहीं कर पाती है लॉन्ग वेव्स। तभी हमारा अर्थ क्या हो रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दिस लीड टू द कॉल बाय आईपीसीसी द। बिल्कुल, यहाँ पे इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर बाहर टेम्परेचर कितना, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है ना, इसके अंदर कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, 5-6 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल, क्लाइमेट बिल्कुल इफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बाहर से क्या आ रही थी पहले, सपोज 100 यूनिट आ रही थी, 100 यूनिट आ रही थी किसकी, हमारी सनलाइट की, और टकरा के वापस, हमें इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है तो कम से कम मान लेते 50% वापस बाहर चली जाती थी। हमें सिर्फ 50 चाहिए थी, हम खुश रह रहे थे। पर क्या हुआ, यहाँ पे आ गया पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल आ गया? ग्रीन हाउस पार्टिकल आ गया। उसने क्या किया, उसने बोला लॉन्ग पे वापस नीचे की तरफ जाओ। अब मुझे बात बताओ, जब ये वापस नीचे आएगी तो यहाँ पे जो हमें 50 मिला था उससे एक्स्ट्रा आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जैसे ही एक्स्ट्रा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी जो आइस कैप्स हैं मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो हमारी सरफेस ना, इसको रिफ्लेक्ट करती है, इस रिफ्लेक्टिंग पावर को हमारा एक नाम दिया जाता है, इसका नाम क्या होता है? अल्बीडो। अल्बीडो क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द सरफेस। कोई भी चीज अगर क्या करती है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके उसको वापस बाहर भेज रही है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्बीडो। ठीक है, ये ऑलरेडी हम ज्योग्राफी पे कर चुके हैं डिस्कस, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। हमसे यहाँ पे किसकी बात करते हैं? एनवायरनमेंट की बात करते हैं। देखो, दिस लीड टू द कॉल बाय आईपीसीसी द सेकंड वर्ल्ड। देखो, सेकंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, आईपीसीसी ने बोला था। अब बात आती है पूरी यूएन ट्रिपल सी की। देखो, इन 1992 द टेक्स्ट फॉर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज अडॉप्टेड। देखो, अडॉप्ट किया गया था 1992 में एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन इन्होंने ओपन किया था सिग्नेचर के लिए, कहाँ पे? रियो डी जनेरियो, जो कहाँ पे है? ब्राजील में है। कब? 1992 में। ठीक है, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू कर्ब। कर्ब करना मतलब रोकना, किसको? ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए उन्होंने बुलाया कि एमिशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और उन्हें अडॉप्ट किया क्या, कि क्लाइमेट चेंज को हमने रोकना पड़ेगा। ठीक है, यूनेप ट्रिपल सी को उस टाइम अडॉप्ट किया गया, और उसी के साथ उसकी दो सिस्टर कन्वेंशन भी आई, अभी जिसका नाम मैं मेंशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी आई कि नहीं? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा, कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, सीसीडी आया कि नहीं आया? ये तीन चीज़ें 1992 में क्या की थी? अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, अडॉप्ट तो तब की गई थी, लेकिन फोर्स कब हुई ये? 1994 में। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इस टाइम इसके कितनी पार्टीज है? 196 पार्टीज है। हम्म, आवाज़ नहीं आ रही है तेरी, जोर से बोल। मेरे को गुन्नी अगर आवाज़ आ रही है, मुझे रिपीट करना, क्या बोल रहा है? लास्ट में दो कॉन्फ्रेंस हुई जो ये वाली। देखो, तीन कॉन्फ्रेंस हुई थी बेसिकली। एक यूएनएफ ट्रिपल सी थी, ये किसके रिलेटेड है? कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस को हमने क्या करना है? कम करना है। सिंपल इसके रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस को जितना ज़्यादा कम किया जा सके उतना अच्छा है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें कोई भी डाइवर्सिटी को बचाना है, जैसे हमने हमारी जितने भी फ्लोरा है, फौना है, डेजर्टिफिकेशन, सॉरी, जितने ज़्यादा हमारे डिफॉरेस्टेशन से बचाना, हर चीज़ किसके अंदर आ जाती है, हमारी जाती है वो किसके अंदर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर। इसके अंदर दो प्रोटोकॉल भी हैं, एक नगोया प्रोटोकॉल है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, पर जब मैं आपको सीबीडी के बारे में पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। फिर ये कौन सी आती है, कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे जो आजकल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के पास क्या हो गया, हाई जील्ड पेस्टिसाइड आ गए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। तो उससे क्या होना शुरू हो गया, हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो लैंड में ना ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब लैंड बंजर होनी शुरू हो गया है। अब एक कन्वेंशन लाया कि उस डिजर्टिफिकेशन को भी रोका जा सके। ठीक है, तो ये दूसरी कन्वेंशन है। तो टोटल 3 कन्वेंशन 1992 में अडॉप्ट की गई थी। सबके फोर्स होने के पीरियड अलग है। 1994 में ये फोर्स में आई थी, और कंट्रीज है जिसको साइन किया था उनको पार्टीज कहते हैं, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी बन गई। ठीक है, 196 कंट्रीज ने क्या किया था, इसको नियरली यूनिवर्सल, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं सबने सबने मान लिया इसको। पार्टीज मीटिंग एनुअली एट, जो पार्टीज हर साल आके मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस concentration at the level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate change। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है कि कोई भी अगर इंसान किसी चीज़ को करता है, ह्यूमन इंड्यूस्ड करता है। अब हमने क्या करना है, जितनी ज़्यादा हमने, आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 17th सेंचुरी का बाद 18th सेंचुरी के आसपास हमने क्या किया, ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, ग्रीन हाउस गैसेस हमने इन्वायरमेंट में क्या की, डिस्चार्ज कर दी। अब हमने क्या करना है, इतनी ज़्यादा जब हमने, देखो धन अगेन वही बात आ गई, मैंने आपको कल जब बात कर रहा था किसके बारे में, यूट्रॉफिकेशन के बारे में। मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसी बात नहीं कि नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बट नेचर में ना वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेती है उसको होने में। बट ह्यूमन ने क्या कर दिया, उस यूट्रॉफिकेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया, मतलब जहाँ पे उसको 10,000 ईयर ले लिया था, अब वो सिर्फ 100 ईयर में क्या हो रही है, यूट्रॉफिकेशन पूरी कंप्लीट हो जा रही है। वैसे क्लाइमेट चेंज बिल्कुल क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी 5 मास एक्सटेंशन हमारे हो चुके हैं। मैंने आपको नाम भी उनके बताया, डेवोनियन बताया, मैंने आपको ओडोविशियन बताया था, मैंने आपको बताया ट्रेसिक बताया था, केटी बताया था, मैंने आपको परमियन बताया था। ये डिफरेंट मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, क्लाइमेट चेंज आ चुकी है, बट इंसान इसको काफ़ी ज़्यादा इसने उसकी स्पीड बढ़ा दी है, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, तभी उन्होंने क्या बोला कि हमें एक ऐसी कन्वेंशन लानी पड़ेगी जिससे हम क्या कर सकें, ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एनेक्स दिए, एनेक्स 1 एनेक्स 2 उस टाइप के दिए, और उन्होंने क्या इंक्लूड किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को अलग अलग एनेक्स में इंक्लूड किया। अब वो कौन कौन से, देखो एनेक्स 1 आपसे पूछ सकते हैं कि एनेक्स 1 में कौन कौन सी कंट्री आती है। एनेक्स 1 में कौन कौन सी कंट्री आएंगी, डेवलप्ड कंट्री, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया। इन कंट्री को एनेक्स 1 में क्यों लिया, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल इन्होंने एमिशन सबसे ज़्यादा किया हुआ है, यूके रशिया वगैरह, इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत जल्दी आ गया था। अब हर कोई बोल रहा है कि अगर आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके पास जल्दी आया था तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज क्या किए हुए हैं, एमिट किए हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज ये तो आ गई, साथ ही साथ वो वाली इकोनॉमीज जो ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन क्या होगी, जो डेवलप्ड बढ़ने वाली है, जो अभी डेवलपिंग के, जिनको कुछ स्टेप्स के बाद वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर गिनने में आ जाएंगी। ठीक है, फिर एनेक्स टू क्या है, इसी के सबसेट है, पर इन ये वाली कंट्री की बात की गई है कि इसकी एनेक्स 2 में सिर्फ इन कंट्री की बात की गई है जो क्या करेंगी, इन कंट्री की हेल्प करेंगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने भी अब इतने ज़्यादा एमिशन की नहीं हुई है, तो इनके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है। इन कंट्री के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, इनको बोलते हैं कि आप क्या करो, इनकी हेल्प करो, उन टेक्नोलॉजी लाने में या कोई भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लाने में उनको हेल्प करो, ताकि वो क्या कर सकें, ग्रीन हाउस की एमिशन को रिड्यूस कर सकें। उनको एनेक्स सेकेंड कंट्री बोला गया। एनेक्स बी कंट्री कौन सा हो गया, ये भी एनेक्स 1 कंट्री है बेसिकली, विद फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ग्रीन हाउस गैसेस टारगेट। जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, 2008 से लेकर 2012 के बीच हमने एक टारगेट रखने कुछ। क्योंकि उन्होंने जब पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल की जब आपकी बात करेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में क्या चाहिए, इसमें बाइंडिंग टारगेट दिए गए थे, बाइंडिंग टारगेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको टारगेट दिए उसको आपको कंप्लीट करना ही करना, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। नहीं तो आपको कोई भी अगर आपके दिए जाएगी पनिशमेंट, आपको बोला जाएगा कि आपको
वो मानना पड़ेगा बाकी कंट्री की बात। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो एनेक्स बी की कंट्री, उनको बोला कि फर्स्ट राउंड ऑफ और सेकंड राउंड ऑफ जो क्योटो का 1997 में, उन्होंने पहली बात क्या बोली थी कि 2008 से लेकर 2000 फर्स्ट 12 के बीच ये फर्स्ट राउंड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है, जिसमें उन्होंने बोलता है कि उन्होंने कुछ एक उनको टारगेट दिया था। उन्होंने बोलता कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, टारगेट्स बताए थे, और बोलता अगर आप अचीव नहीं करोगे तो आपको पेनल्टीज भरनी पड़ेगी। और इस टाइम कौन सा चल रहा था, 2020 तक, 2013 से लेकर 20 तक सेकंड राउंड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, जहाँ पे उनको क्या किया था वही मैंने बताया आपको, कंपलसरी उनको बाइंडिंग टारगेट्स दिए कि रिड्यूस करने के लिए क्या, ग्रीन हाउस गैसेस की। फिर कौन सी आती है उसके बाद, नॉन एक्स एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज, जिसमें क्या, जो पार्टीज तो है यूनेप ट्रिपल सी की, ठीक है, लेकिन वो मोस्टली कौन सी है, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने इतना ज़्यादा कभी एमिशन की नहीं है, वो अभी तक इतने डेवलप ही नहीं है कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पास आ सके, तो उन्हें कितना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन कर दिया होगा। तभी उनको ना कुछ बाइंडिंग टारगेट्स नहीं दिए गए, उनको सिर्फ क्या बोला कि हाँ भाई अगर हो सके तो रिड्यूस कर लो क्या, एमिशंस को। और उसके बाद आती है हमारी कौन सी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का तो इनसे भी बुरी हालत है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको भी कोई टारगेट्स नहीं मिले। ये देखो, इन कंट्रीज को बोला था, इन कंट्रीज को बोला था कि आप क्या करो, कम करने की कोशिश करो। और ये येलो वाला पूरा पोर्शन है, ये कौन सी कंट्री है हमारी, नॉन एनेक्स कंट्री, जिनको बोला था क्या, ये मोस्टली नॉन लो इनकम कंट्रीज हैं, इनको इतने सारे टारगेट्स दिए नहीं गए थे। बस इसकी वही सेम ही बात है, कुछ बड़ी बात नहीं। देखो, अब बात आती है हमारे क्योटो प्रोटोकॉल की, जिसको हमने किसके बात की थी, COP3, 1997 की बात हो रही है। ठीक है, अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, ये सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल उसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो क्योटो में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थर्ड हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, क्योटो में हुई थी, जापान जिसको कहते हैं, जापान में एक जगह का नाम है। और उन्हें क्या कहा था कि 2008 से लेकर 2012 के बीच आपको क्या दिए जाएंगे, कुछ कमिटमेंट्स दी जाएंगी जिसको आपको पूरी करनी है। ठीक है, और फिर सेकंड कमिटमेंट्स आपको कब स्टार्ट हुई है, 2013 से 2020 के बीच। और सेकंड कमिटमेंट्स कब एग्रीड हुई थी, दोहा एग्रीमेंट में। ठीक है, ये आगे बात करेंगे, कोई बात नहीं, आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है, सिर्फ इतना, कनाडा विड्रू इन 2012 आफ्टर फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, क्योंकि पहला कमिटमेंट पीरियड कब था, 2008 से लेकर 12 तक था। तो कनाडा ने क्या किया, एक तो अपने टारगेट अचीव नहीं किए, और एट दी एंड उसने क्या कर दिया, विड्रा ही कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं क्योटो प्रोटोकॉल के साथ ना, मैंने उसको रेटिफाई नहीं करता, मैंने उसको छोड़ दिया क्योटो प्रोटोकॉल को। और साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कि जापान होगी, न्यूजीलैंड होगी, रशिया होगी, उन्हें पार्टिसिपेट तो किया किसका, फर्स्ट राउंड में, बट हैव नॉट टेकन एनी न्यू टारगेट्स इन सेकंड कमिटमेंट्स। मतलब क्या, कि 2013 से 2020 के बीच जो कमिटमेंट्स रखी गई थी, इन्होंने वो उस पर बैठ कर टारगेट्स लिए ही नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं कि हम क्या करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड कमिटमेंट थी ना, वो फेल ही हो गई एक तरीके से। जब वो फेल हो गई 2012 में दोहा में, जब वो फेल हो गई, तो उनको क्या चाहिए था, ग्रीन हाउस गैसेस को तो रोकना ही रोकना है। अब किस तरीके से रोका जाए वो मैटर करता था। अगर आपको रोकना है, आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज कर सकते हो। देखो, उससे बड़ी बात ये भी थी कि क्योटो प्रोटोकॉल था, ये बाइंडिंग था। अगर एक बार कोई कंट्री बोल दे कि मैंने ये करना है, तो उसको करना ही करना पड़ता है, नहीं तो उसको पेनल्टीज भरनी पड़ती हैं। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, इन्होंने क्या बोला कि पेरिस एग्रीमेंट में उस चीज की शुरुआत हुई जिसको क्या कहते हैं, नेशनल इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये नेशनल खुद क्या करे, इंटेंड करे, डिटरमाइन करे कि हमने क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये किस में आता है, पेरिस कॉन्फ्रेंस में। मतलब क्या, कि सपोज एक इंडिया, इंडिया को बोलने के ठीक है जी हम क्या करते हैं अब, देखो 2018 से 20 तक तो 13 तक से 20 तक तो क्या हो गया, मान लेते हैं जो भी हमारे से पंगा हो गया, गलती हो गई है, वो उसको छोड़ते हैं। अब बताओ कि आपका इरादा क्या है, 2020 से लेके 2030 के बीच आपका इरादा क्या है, आपने क्या करना है। तो इंडिया बोले चलो जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर देता हूँ, अपना 33% मैं जितना भी एनर्जी यूज़ करूंगा उसको नॉन फॉसिल फ्यूल से करूंगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई नॉन फॉसिल फ्यूल से करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, तो उसमें कम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी। और एट द सेम टाइम इंडिया बोलता है चलो जी मैं क्या कर दूंगा, एट लीस्ट 2.5 बिलियन या 2.5 से 3 बिलियन
के आसपास में क्या करूंगा, टन के आसपास में क्या करूंगा, कार्बन सिंक भी क्रिएट कर दूंगा। कार्बन सिंक क्या होता है, कि जहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कम जो कर दी जाए, एक जगह इकट्ठी कर दी जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करने वाला सबसे अच्छा चीज क्या है? तभी इंडिया का टारगेट क्यों है कि हमें 33% के आसपास क्या करना है, फॉरेस्ट को लाना है, ताकि क्या किया जा सके, जितनी ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उतना हम क्या कर सकें, कम से कम ज्यादा नहीं तो थोड़ी, कम से कम वापस को वापस कैच तो कर सके ना, कैप्चर वापस कर सके। ठीक है। इस टाइप के इंडिया ने क्या बोला कि दो तीन टारगेट दे दिए, चलो हमें 33% हम क्या करेंगे, ये कर देंगे, 2.5 से 5 बिलियन तक हम ये कर देंगे। इस टारगेट को क्यों देख, खुद इंडिया बोल रहा है सबसे पहली बात, किसी ने उसको इंडिया को बोला नहीं है, तो इंडिया खुद कर रहा है। तो अब इंडिया ने कमिटमेंट कर दी कि मैं ये खुद करने वाला हूँ, तो ये बोलते हैं नेशनली, नेशनल इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, के नेशन खुद अपने अपने क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रीन हाउसेस को कम करने के लिए। अब एक बार आपने वो डिटरमाइन कर ली ना, आपने बोल दिया कि आपने कुछ टारगेट्स दे दिया, आपने बोल दिया कि हम ये अचीव करेंगे। जी, आवाज नहीं अब बोलना। नहीं समझ आई, वापस गुन्नू तो समझ आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पेरिस से स्टार्ट। ठीक है। ये टारगेट नेशनल इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये आपको नाम याद रखना है, नेशनल इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड गोल्स, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड गोल्स या टारगेट्स आप कुछ ही बोल सकते हो। ये किस में था, क्योटो प्रोटोकॉल में। इसमें उन्होंने क्या बोला था कि ये जो कंट्रीज है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड टारगेट्स या गोल, ठीक है, गोल सेम ही है। गोल क्या करना है हमारा, क्या कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, बट हर कंट्री के पास ना, हर कंट्री को सेम एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ज्यादा एफर्ट किसको डालनी पड़ेगी, जो ज्यादा ज्यादा क्या कर रही है कंट्री, ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। जितनी ज्यादा कोई कंट्री अगर ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रही है, उसको क्या करना पड़ेगा, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और जो कंट्री जितना कम कर रही है, उतना कम कंट्रीब्यूट करे। बट नेशनल इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये कौन करेगा, 2015 में बात हुई थी पेरिस एग्रीमेंट में, 21st सीओपी थी ये। तो उसमें उन्होंने बोलता है कि कंट्रीज को डिटरमाइन करेंगे आप क्या क्या कर सकते हो। एक बार आपने डिटरमाइन कर दिया, फिर आपको करना ही करना है, उसके बाद वो बाइंडिंग हो जाएंगी। ठीक है। ऐसे पेरिस एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है, बट एक बार आप जो क्या कर देते हो, ऐसे नहीं कि आपको करना ही करना है, बट एक बार आपने अगर कंट्रीब्यूशन को बोल दिया, अपने मैं ये करने वाला, फिर आपको करना ही करना पड़ेगा। समझ आ गई। अब ये बात चलती है COP1 की, बर्लिन में हुआ था, सिंपल सी बात है, हर जगह क्या बात की होगी, हमने क्या करना है, कम करना है, नेगोशिएशन चली थी, हमने क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। यस, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ने वाली बात है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो दिसंबर 1997 में, एंटर इनटू फोर्स इन फरवरी। कब आया था, फोर्स कब हुआ था ये, 2005 में आके क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब क्या, कि इन्होंने अडॉप्ट, देखो सबसे पहले अब अडॉप्ट और फोर्स वर्ड हमेशा दिमाग में रखो। फोर्स हुआ कि अब शुरू हो गया, अब आपको करना ही करना पड़ेगा। अडॉप्ट क्या हो गया, कि आपने बोला कि हाँ ये ठीक है, यह करना चाहिए। 1997 में उसको अडॉप्ट किया था, 2005 में उसको क्या कर लिया गया था, फोर्स में लेकर आए थे। द डिटेल्ड रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन COP7 इन मराकेश, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन ट्रीटी, या आपको याद रखने की जरूरत है, 100%। ये 3 स्टार स्टेटमेंट है। ये पहली ऐसी ट्रीटी आई थी जिसने बोला था कि आपको ग्रीन हाउस का एमिशन को करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट कमिटमेंट अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कब से की थी, 2008 से 2012 तक थी। और दूसरी कमिटमेंट कब आई थी, 2013 से लेकर 2020 तक। और 2020 से लेकर 30 तक क्या चल रहा था, पेरिस एग्रीमेंट, जो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की हमने बात की थी अभी। मैंने दो बात की है आपसे, एक नेशनली इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो हमारे किसके देना है, पेरिस एग्रीमेंट की। और आगे हम बढ़ते हैं दूसरी बात, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखो ये 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कौन कौन सी,
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। देखो, उससे पहले मैं अगर आपको एक चीज बताऊं ना, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। क्यों? क्योंकि जब भी ना ये क्या करता है, लॉन्ग वेव से टकराती है तो वापस इसको रिलीज करता है, किसको? उसको वापस नीचे भेज देता है। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है? ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं। इसका मतलब क्या आपको बोल दे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है? तो बिल्कुल नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड है, मतलब N2O, नाइट्रस ऑक्साइड के ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। अगर अक्लमंद एग्जाम डालने वाला हो ना, तो आपको यहाँ पे क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, सिंपल सी बात पे। पर मुझे नहीं लगता इतना कोई डालने वाला होगा। अब देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट कमिटमेंट में क्या बात की गई थी? प्रिंसिपल कौन सा लाया था? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझे? ये करना आपको कॉमन चीज ही है। आपको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना है, बट आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होगी? अभी मैंने अभी आपको NX1 बताया था, NX1, NX2, NX नॉन NX वगैरह। मतलब क्या है, हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हैं। जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस में, उसको ज्यादा करना पड़ेगा, जिसने कम किया उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है? देखो, all states that are parties to Kyoto Protocol represent at the conference of parties serving the meeting at Kyoto Protocol। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या तीन मैकेनिज्म आए थे, कौन से? इंटरनेशनल ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसको आपको याद रखने की जरूरत है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ क्या। क्योटो प्रोटोकॉल में बोलता है कि आपको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम करनी है। सपोज कि अगर अमेरिका को उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, एक साल में आप ना 1000 टन क्या कर सकते हो, CO2 रिलीज कर सकते हो। अगर अमेरिका क्या कर दे, 1010 क्या कर रहा है, टन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया को टारगेट दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, 500 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हो। और इंडिया क्या कर रहा है, 470 टन रिलीज कर रहा है। एक कंट्री को जितना टारगेट मिला गया था उससे ज्यादा कर रही है, और दूसरी जिस कंट्री को ज्यादा टारगेट मिला गया था उससे कम अचीव कर रही है। इसका मतलब क्या है, इनके पास अभी भी 30 सरप्लस में, अभी ये 30 और कर सकती है, और ये ऑलरेडी नेगेटिव किस में चल रहे हैं, 10। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका को? इनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा आगे निकल के इनको उन्होंने बोलता कि आप कम करो, ने ज्यादा कर दिया। बट ऑन दी अदर हैंड, इंडिया के ने अंडर अचीवर है, इंडिया ने उतना कर ही नहीं पाया। तो उन्होंने एक चीज दी जिसको हम क्या बोलते हैं, PAT सर्टिफिकेट, परफॉर्म अचीव ट्रेड। इसमें क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो, जितना आपको टारगेट दिया गया या कुछ भी दिया गया, उससे अगर आप क्या करते हो, कम रिलीज करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर आप कम रिलीज करो, सपोज 30 टन कम किया है, तो हर टन का ना उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी एक मार्केट में कोई वैल्यू होगी। सपोज एक टन की वाले की एक सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपया। तो इंडिया के पास इसे वर्चुअली कितने आ गए, 30 लाख रुपीज। और दूसरी जगह हम मानते हैं कि अगर कोई कंट्री अपने टारगेट से ऊपर निकल गया तो उसको एक टन का कितना देना पड़ रहा है, 3 लाख रुपया उसको पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो उन्होंने एक सिंपल सा मैकेनिज्म बनाया। उन्होंने क्या बोला कि जो कंट्री अंडर अचीव कर रही है ना, जितना उसको टारगेट दिया उतना अचीव नहीं कर पा रही, तो वो क्या कर सकती है, जितना उसने एफिशिएंट रखा है अपने आप को, उतना उसने कम रिलीज किया, वो क्या कर सकती है, इस 30 यूनिट का ना वो क्या कर सकती है, ये सर्टिफिकेट दे सकती है। किस कंट्री को? अमेरिका को। अब अमेरिका क्या करे, एक एक लाख के इसके बाद खरीद ले, तो 10 लाख रुपया उसने क्या, अमेरिका ने सिर्फ इसको दिया, तो अमेरिका का काम हो गया जी। ठीक है, अब इंडिया का वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 480 होगी। ऑटोमेटिकली इंडिया की कितनी होगी, 480, और अमेरिका की कितनी होगी, 1000। अमेरिका का फायदा हुआ क्योंकि उसको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इंडिया का फायदा हुआ क्यों, क्योंकि इंडिया के पास पैसे आ गए, 10 लाख रुपया इंडिया को ऐसे ही मिल गया। इसलिए उन्होंने ये क्या रखा,
कि अगर कोई कंट्री ज़्यादा स्पेंड कर रही है तो अगर आपको लगता है कि आपको पेनल्टी नहीं देनी चाहिए तो आप कम स्पेंड करो। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा आगे निकल जाओगे, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करो, कोशिश करो कि जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो उसको रिन्यूएबल एनर्जीज यूज़ करो। आप ऐसी एनर्जी यूज़ करो जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिटर होती हो, तो उन्होंने तभी ये सर्टिफिकेट लाए। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग क्या हो गया, इसी को कहते हैं कि इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। क्या आप क्या करो, जितना आपको टारगेट दिया, अगर उससे आप ऊपर निकलते हो तो आप क्या करो, किसी दूसरी कंट्री से खरीद लो जिसका टारगेट इतना अचीव नहीं है। क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अगर आपने क्या किया हुआ है, अमेरिका ने अगर सपोज 10 टन एक्स्ट्रा खर्च दिया, तो अमेरिका क्या करे, इंडिया में आके 10 टन के लिए ना 10 टन का एक प्रोजेक्ट इकट्ठा कर दे। सपोज कि उसने क्या कर दिया, जे एंड के में उन्होंने 10 टन के हिसाब से कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सपोज 20 मेगावाट। तो वो क्या करते हैं, एक सोलर पावर प्लांट लगा दें 20 मेगावाट का। अब जैसे उन्होंने 20 मेगावाट का सोलर पैनल पावर प्लांट कहाँ पे लगाया, आपके जे में, एक तो वो प्लांट से भी क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से 10 टन इन्होंने बचा लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो 20 मेगावाट इन्होंने एनर्जी जे को सप्लाई की, वो कहीं ना कहीं से तो आनी थी ना, वो फ्यूल कहाँ से आती, कोल से आती, कहीं ना कहीं से आती। तो इन्होंने क्या किया, कोल से नहीं, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी से ही। तो ऑटोमेटिकली उनको किस चीज़ का फायदा हो गया, उनको 10 टन के ना सर्टिफिकेट मिल गया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आपने आपकी इस प्रोजेक्ट की वजह से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, इसलिए आपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया है इसके आपको माफ़ी हो जाती है। जो घर में आप 110 आपने क्या किया हुआ है, रिलीज कर रहे हो, आपको 10 की माफ़ी कर देते हैं, और हर साल ये 10 माफ़ी होते रहेंगे। ताकि इस चीज़ से किस चीज़ को प्रमोट किया जा सके, इस चीज़ से प्रमोट किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी को। अगर जिस कंट्री के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर उसने कम ग्रीन हाउस गैसेज प्रमोट किए तो उसको पैसे मिलते जाए। समझ आ गया, इसका ये मतलब है सिंपल सा। और क्या देख, गरीब कंट्री को फायदा क्या हो गया कि उसने इतना ज़्यादा खर्चा नहीं, उसको फालतू में बिना मतलब पैसे मिल रहे। और अमीर कंट्री को ऑब्वियस सी बात है, उनको क्या लेना देना, उनके पास पैसे आ रहे हैं, उन्हें बोला कि जाने दो, हम ज़्यादा खर्चते हैं, बाद में किसी गरीब कंट्री से खरीद लेंगे। गरीब अमीर कंट्री का ही फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि कभी कभी मेरी कंट्री बोलेगी चलो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना देते हैं, हम सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट बना देते हैं, ताकि उससे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप 1 टन कम पर क्या कर रहे हो, अगर कम कर रहे हो एमिशन को, तो आपको क्या मिलेगा, 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। और उसकी मार्केट में एक वैल्यू होगी, कमोडिटी की तरह उसको क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। और ये सिंपल सा वही लिखा गया है, कुछ इसमें वो नहीं है, अलग नहीं है। क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी हमने अभी जिसके बारे में बात की, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अभी हमने जिसके बारे में बात की है। अब बाली मीटिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये इंडोनेशिया में, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से एक सिंपल सी बात की गई थी कि जब हमारा 2000, क्योंकि ये बाली कहाँ पे हुआ था, 2007 में हुआ था ये। तो उन्हें बोलता है कि जब 2012 में हमारे क्योटो प्रोटोकॉल का खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2008 से 2012 तक चलेगा ना, तो जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तो हम बताओ आगे क्या करेंगे। इधर उस चीज़ की बात की गई थी। इन्होंने एक रोड मैप दिया, ये तो उन्होंने क्या बोला, जिसे कहते हैं बाली रोड मैप, जिसमें उन्होंने क्या बात की, बाली एक्शन प्लान, और साथ में डिसीजन ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑन रिडक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। उन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप तो चाहते हो कि ग्रीन हाउस गैस की एमिशन कम हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें क्लीन एनर्जी की ट्रांसफर क्यों नहीं करते हो टेक्नोलॉजी। अगर आप कोई, आपके पास वो उसके लिथियम आयन बैटरी का आपके पास फार्मूला है, आप हमें बताओ आप कैसे बनाते हैं। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हो, आप हमें बताओ, हमें यूरेनियम सप्लाई करो, ताकि हम भी क्लीन एनर्जी यूज़ करें, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। इसमें बाली रोड मैप उन्होंने क्या बोला था कि आप क्या करो, ट्रांसफ़र करो किसकी, टेक्नोलॉजी की। हम्म। हाँ, यूरेनियम का ये चक्कर है ना, वो आप क्या करते हो, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस आपका करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो।
पर हमारे इंडिया में ना इतना ज़्यादा शेयर नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी का। हार्डली 1 to 2% हमारी एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर पावर से। हमारी अप्रोक्सीमेटली ना 60% हमारी एनर्जी कहाँ से आती है, थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में रॉ मटेरियल क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें। ठीक है। आ शेयर विजन फॉर लॉन्ग टर्म कॉपरेशन, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। कोई भी बात है सबसे पहले वो बोलेंगे हाँ क्या करो, टेक्नोलॉजी लाओ, हमें फाइनेंशियल हेल्प करो, हमने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। हर किसी में सेम चल रहा है, बस कुछ अलग नहीं है। बस इसमें से पहली बार बात की थी आप क्या करो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे लाओ और साथ साथ हमें फाइनेंशियल हेल्प भी करो, क्योंकि गरीब कंट्री है, हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है। कोल तो हमारे सामने पड़ा है, हमने खोद के निकालना है और जलाना है और डेवलपमेंट करनी है। और अगर आप चाहते हो कि हम कम यूज़ करें तो हमें कम से कम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो आप। फिर रही थी कोपनहेगन, ये कहाँ पर है, डेनमार्क, एक कंट्री है कहाँ पे, जर्मनी के हल्के से ऊपर है। ठीक है, यूरोप में है, इसका पता होना चाहिए आपको। कोपनहेगन में क्या बात की गई थी, देखो यहाँ पे पहली बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको याद रखने के लिए वो क्या है, इधर रेड प्लस का इंट्रोडक्शन हुई थी। रेड प्लस क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ एमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये इसकी क्या डेरिवेशन। ठीक है, अब क्या आगे आएगा, टेंशन मत कर, सब कुछ है। रिडक्शन इन एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, recognize that deep cut in global emission are required as per IPCC report। ठीक है, developed countries to strengthen their existing Kyoto target। हमने उस टाइम बोला 2009, ऑब्वियसली बात है 2009 में ये बात चल रही है। और उस टाइम पहले क्योटो प्रोटोकॉल के जो पहली बार हमने लॉन्च किया था, जो टारगेट दिए गए थे, उसका पीरियड क्या था, 4 साल का था। 2008 से लेकर 2012 के बीच में बोला कि आप क्या करो कि स्ट्रेंथन करो, कम से कम कंट्री जो डेवलप कंट्री है वो क्या करे, उनको फॉलो तो करें। देखो, recognize the crucial role of reducing emission from deforestation and forest degradation। इन्होंने बोला कि कम से कम जितनी ज़्यादा हो सके डिफॉरेस्टेशन कम करो, फॉरेस्ट को डिग्रेड कम हो, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं कम से कम प्लांट उनको सकिंग वापस कर ले, और जिनकी वजह से कुछ तो कम हो ना। नीड टू एस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग रेड प्लस टू एनेबल द मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। मैंने जिस ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की थी ना, ये देखो 2009 चल रहा है, डेनमार्क में बात हो रही है। 2010 में कैनकन मैक्सिको में, इधर पहले बार बात की कि क्या क्या करो, हमने फाइनेंशियल मोबिलाइज करने चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, गरीब कंट्रियों की हेल्प कर सकें, ताकि उनको डिफॉरेस्टेशन ना हो वगैरह, ये ना हो। अब 2010 में वो आने वाला है, मैक्सिको में जो कैनकन में हुआ था। देखो, एग्री अ गोल फॉर द वर्ल्ड टू रेस 100 बिलियन पर ईयर 2020 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इन कट एमिशन, मेंशनिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड। लेकिन ये लॉन्च कब हुआ था, कैनकन 2010 के आसपास है। देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड, द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म एंड कैनकन अडॉप्शन फ्रेमवर्क वाज एस्टैब्लिश। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है बेसिकली, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया हेल्प्स डेवलपिंग कंट्री लिमिट और रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एंड अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंडिया गरीब कंट्री है, और अगर ये 2010 के आसपास की बात चल रही है, उस टाइम कितनी और कंट्री भी गरीब हुई होंगी, तो उनके पास इतनी रिसोर्स नहीं है कि वो क्या कर सकें, फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट कर सकें क्लीनर टेक्नोलॉजी में। तो उन्हें बोला कि कम से कम आप फाइनेंशियली हमारी हेल्प तो कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकल हेल्प तो कर सकते हो, आपको हेल्प करनी पड़ेगी, उस हिसाब से कुछ नहीं होगा। तभी उन्होंने रखा ग्रीन क्लाइमेट फंड, ताकि हर साल आपको $100 बिलियन का दिया जा सके, जिससे आप क्या कर सको, उसको इन्वेस्टमेंट कर सको क्लीन एनर्जी में। द एम टू डिलीवर इक्वल अमाउंट ऑफ फंडिंग टू मिटिगेशन एंड adoption while being guided by UNFCCC principles। The fund is governed by Green Climate Board to जोड़ दिया, the decision making based only on the consensus agreement of all the board। देखो यहाँ पे वोटिंग कंसेंसस बेस होती है, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज हिसाब दे देंगे, एक बंदे ने क्या कर दिया, वोटिंग हुई एक तरफ 51% आ गए, दूसरी प्लस एक 70% प्लस हो गया, ऐसे कुछ नहीं है। कंसेंसस क्या होगा कि हर किसी को डिसीजन में मानना पड़ता है, तब जाकर डिसीजन को माना जाता है, कंसेंसस बेस उसे कहते हैं। ठीक है, इट मोबिलाइज रिसोर्स फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, रिसोर्स को डेवलप और डेवलपिंग कंट्री से यूटिलाइज करती है। टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म, वही बात है कि क्या करो, हेल्प करो टेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम है। तो एग्रीमेंट
जब दोहा एग्रीमेंट आया ना, तो तब तक उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले आप ये चेक करो, दोहा एग्रीमेंट आ कहाँ रहा है, कौन सा ईयर है, और इस टाइम एक डेट खत्म हो रही है किसी प्रोटोकॉल की जो हम पहली बार हमने यूज किया था, कौन था, क्योटो प्रोटोकॉल का, क्योंकि उसका 2008 से लेके 2000 कल तक का पीरियड था। अब दोहा की जब कॉन्फ्रेंस बैठे 2012 में, उन्होंने बोला कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, अभी तक आपने ना मनी ट्रांसफर की है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा वनरेबल कंट्रीज को जिनका डैमेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कंट्रीज होगी, मॉरिशस होगी, मालदीव्स होगी, ये कहाँ पे हैं, बेसिकली समुद्र के आसपास है। जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, टेम्परेचर राइज होगा, सी लेवल इंक्रीज होंगे, सबसे पहले डूबने का खतरा किनको है, इन्हीं कंट्रीज को है। इनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा है, इन वल्नरेबल कंट्रीज को। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नो एग्रीमेंट्स टू कट डाउन ग्रीन हाउस कमीशन, अभी आपसी बातें ही कर रहे हो, कोई ग्रीन हाउस एमिशन अभी तक कम हुआ नहीं है। तो अब बात आती है कहाँ पे, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं क्या इन दोहा कतार। हम्म, कोई नहीं, कोई आराम आराम से। हाँ, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलो आगे। देखो इधर कुछ भी नहीं है, ये ऐसे बातें कर रहे हैं, नो कमेंटमेंट्स देना वगैरह, कुछ रिवाइज कमेंटमेंट, इधर कुछ ऐसी बकवास है, इधर पूछने वाला कुछ नहीं। फिर देखो वारसा आती है, वारसा में सबसे पहली बार क्या बात की गई, टर्म को इंट्रोड्यूस किया, कौन सी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इससे पहले हम कौन से बात कर रहे थे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड था। आपसे पूछ सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से क्या रिलेटेड था, आई थिंक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, सॉरी, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, आपके एसआई के एग्जाम में आया था। तो इस बार अगर वो पूछ सकते हैं, अगर उनको पूछ सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं क्या, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, याद रखना। ठीक है, ये पहली बार वारसा में इसकी बात चली थी, और अडॉप्ट किया गया था उन्होंने रेड प्लस। रेड प्लस क्या हो गया, रेड प्लस हो गया वही डिफॉरेस्टेशन को रोकना, और डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट को भी रोकना, और कुछ नहीं है। और ये कैसे रोकते हैं, ये उस कंट्री में आ जाते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन हो रही है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा क्या करोगे, फॉरेस्ट को डिग्रेड होने या डिफॉरेस्ट होने से बचाओगे, हम आपको उतने ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, कंट्री कोशिश करती है कि हम क्या करें, इसी तरीके से हम डिफॉरेस्टेशन ना होने दें, ताकि हमें क्या मिलते रहे, बिना मतलब बैठे हुए पैसे मिलते रहे। इससे क्या हो रहा है कि डेवलप्ड कंट्री किसी एक ऐसी जगह पैसा लगा पा रही है जहाँ से उनको फ़ायदा हो रहा है। इन्वायरमेंट को फ़ायदा कैसे हो रहा है कि जितने ज़्यादा पेड़ बचे रहेंगे, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और गरीब कंट्री को क्या फ़ायदा हो रहा है, बैठे बैठे उनको क्या मिल रहा है, बिना मतलब पैसा मिल रहा है। सारी विन विन सिचुएशन है। अब बात आती है कि इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या क्या दी थी। इंडिया ने बोला था कि हम क्या करेंगे, 30 to 35% हम कम कर देंगे क्या, हमारी एमिशन को, बाय 2030। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट कब हो रहा है पेरिस एग्रीमेंट, 2020 में स्टार्ट हुआ है, और 2030 में जाके इसके टारगेट पूरे कंप्लीट कर देने। ठीक है, सिर्फ इंडिया का सिर्फ ये एक नहीं था टारगेट, इंडिया के और टारगेट भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात आती है हमारे पेरिस एग्रीमेंट। देखो पेरिस एग्रीमेंट में बात क्या की गई, उसका एम क्या था, स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय कीपिंग द ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम उन्होंने क्या बोला है कि अगर ना प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो उस टाइम जितना भी टेम्परेचर हमारा एवरेज आता था, सपोज कि एवरेज हमारा कितना आता था, 18 डिग्री सेल्सियस, 5 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो जैसे ही ये सेंचुरी खत्म होगी, 21st सेंचुरी, तो हमारा टेम्परेचर एवरेज ना 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रोक दें, इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही है। ठीक है, टू परसू द एफर्ट, ये पक्का याद रखना कि
2 डिग्री के अंदर अंदर रुकना है, टू परस्यू द एफर्ट टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज इवन फर्दर टू। और बहुत अगर बेस्ट केस सिनेरियो में ना वो बोल रहे हैं कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीज हो, उससे ज़्यादा इंक्रीज ना हो, मतलब क्या कि चलो 19.5 डिग्री के आसपास ही पहुंच जाए ना, तब भी ये तो मतलब जो बेस्ट कंडीशन मान सकते हैं ना वो कंडीशन। पर 2 तक तो वो लेके चल रहे हैं कि कम से कम 2 तक तो रोक नहीं रोकना है। Additionally, the agreement aims to strengthen the ability of the country to deal with the impact of climate change. ठीक है, इट एंटर इनटू फोर्स। ये याद रखना कि पेरिस एग्रीमेंट फोर्स कब हुआ था, 2015 में चाहे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फोर्स कब हुआ था, 2016 में। ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये हो सके तो मंथ भी याद रख लो, नवंबर 2016, 3 स्टार लगा के रख दो इसको। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि कम से कम एट लीस्ट अगर 55 कंट्रीज जब इसको क्या करेंगी, रेटिफाई करेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, फोर्स में लेंगे, बोले कि हाँ इसको हमने चलाना। द पेरिस एग्रीमेंट इज, देखो, लीगली बाइंडिंग। पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है। अगर आपसे कोई बोले कि यू एंड, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, UNFCCC के बारे में। UNFCCC बाइंडिंग नहीं है खुद में, लेकिन UNFCCC के अंदर जो दो चीजें, एक है क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा क्या है, पेरिस एग्रीमेंट। ये दोनों बाइंडिंग है। UNFCCC खुद बाइंडिंग नहीं है, बस इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है, जो एग्रीमेंट्स किए गए, ये दोनों बाइंडिंग। इट वॉज अडॉप्टेड बाय 196 parties at COP21 in Paris on 12 दिसंबर 2015। अडॉप्ट कब किए थे इसको, 2015 दिसंबर में, और फोर्स में कब आ गया था, नवंबर में 2016 में। और ये बोल रहे हैं कि कम से कम हमें कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो हम क्या कर सकें, टेम्परेचर को रोक सकें, एवरेज टेम्परेचर को। और अगर बहुत ज़्यादा, अगर मतलब सोने पे सुहागा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, 1.5 डिग्री से बंद कर दें। डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। इंडिया ने बोला 30 से 35 डिग्री तक हम क्या लेंगे, बिलो लेंगे उसको, एमिशन को। इस टाइम जितने एमिशन करते हैं, 2005 में हम जितने एमिशन करते थे ना, बाय 2030 तक हम क्या करेंगे, 25, सॉरी 2005 में हम जितनी करते थे ना, पोस्ट 2005 में कितने एमिशन करते थे, 100, 100 टन। तो हम कोशिश करेंगे कि बाय 2030 हम एमिशन कितनी करें, 65 टन के आसपास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। और हम कोशिश करें क्या, कि अगर हम 100 गीगावाट अगर हम एनर्जी यूज़ करते हैं ना एक एक साल में, तो हम क्या करें, 60 गीगावाट जो हो ना, वो कहाँ से आए, तो 40 गीगावाट है, वो कहाँ से आए, रीन्यूएबल एनर्जी से। ताकि जब हम रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो, एमिट ना हो। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स दिए हुए हैं, आपको याद रखने की आपको सिर्फ इंडिया की याद रखने की जरूरत है, पर इंडिया का भी अभी, हाँ ये याद रख लो। साथ में साथ अभी जो हमारे 2000, मैं क्यों बोल रहा था 2022 में जो भी ग्लासगो में हुई है, वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया ने इन टारगेट को रिवाइज किया है। मतलब इन टारगेट्स को उन्होंने चेंज किया है, कुछ उसमें चेंज आया, जिसके बारे में हम आगे बात करें। देखो, इंडिया ने क्या क्या बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एग्रीमेंट कॉल्स फॉर, वही बात है, जीरो एंथ्रोपोजेनिक गैस करना है हमने। हमने कम से कम क्या करना है, जब तक ये है ना, तो हमने क्या करना है, जीरो कर देना है। हम कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं हुआ, इसका नेट न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, कि अगर हम 100 टन ना एमिट कर रहे हैं कहाँ पे, नेचर में, तो हम क्या करेंगे, उतने ज़्यादा डी एफॉरेस्टेशन भी करेंगे, ताकि जो प्लांट हमारे पास, ट्रीज हमारे पास हो ना, वो साथ ही साथ क्या कर रहे हो, 100 टन वो वापस सोख भी रहे हो, ताकि हमारी नेट ही रहे, जीरो रहे। क्यों, क्योंकि अगर 100 रिलीज हम कर रहे हैं, 100 हम वापस प्लांट हमारे सोख भी रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम बात है जो मैंने पहले बोला, 1.5 डिग्री तक आपको रोकना है। 100 बिलियन आपको एक ईयर तक लाना चाहिए। क्यों, कि आप कंट्रीज को बोला, कि आपका डेवलप कंट्री को बोला कि आप क्या करो, 100 बिलियन हर ईयर क्या करो, कंट्रीब्यूट करते जाओ क्लाइमेट के लिए, ताकि आपके कैसे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके जिससे क्या हो, उतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट ना हो। हम्म,
ये आपको नेशनल इंटेंडेड डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन और द हार्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ये आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये 4 वर्ड जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वेस्ट ईच कंट्री टू आउटलाइन एंड कम्युनिकेट देयर पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शन। देखो, अभी मैंने आपको बोला था ना कि इंडिया को उन्होंने खुद बोला पेरिस एग्रीमेंट कि बताओ आप क्या कर सकते हो। हर कंट्री जो अपने हिसाब से कुछ करना चाहती है उसे क्या कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो वो खुद कर रही है। उनको बोला है कि आप क्या कर सकते हो 2020 से लेके, आप हमें बताओ कि 2020 से लेकर 2030 तक आप क्या कर सकते हो। एक बार जब आपने टारगेट्स दे दिए फिर उसको उन्होंने बाइंडिंग बना दे दिया। ठीक है। अब बात आती है कि इंडिया के जो पूरे हैं, अब पूरे के पूरे हम पढ़ते हैं कि इंडिया की क्या बात हो रही है। अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। मतलब क्या, इतना ज़्यादा हमने एफॉरेस्टेशन करना है, इतना ज़्यादा हमने ट्री उगाने हैं ताकि क्या कर सकें, हर साल 2.5 से 3 बिलियन टन तक क्या कर सकें, हम कार्बन डाइऑक्साइड को सक इन कर सकें। अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं 2030 तक हमने क्या करना है कि 2005 में जितने लेवल थे ना उसके हिसाब से हमें 35% तक कम करना है। और हमने ना जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना उसी टाइम हमने क्या किया था, इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम क्या था, ग्लोबल सोलर अलायंस। इंडिया ने बोला कि जो कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन में रहती है उनके पास एक चीज की तो भरमार पड़ी पड़ी है, उसका नाम क्या है, सोलर एनर्जी। तो क्यों ना हम सोलर एनर्जी, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, हम क्यों ना उसको यूज करें। और ये इंडिया ने क्या किया, इसकी शुरुआत की। वो ये फोर्स में कब आई, 4 नवंबर पे। अब हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया ने इनिशिएट किया गया था। तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये याद रख लेना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है। इंडिया ने एक सिंपल सी बात कही गई थी, इंडिया ने बोला था कि देखो इतनी सारी कंट्री कहाँ पे बात फॉल करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच फॉल करती हैं। बस वो बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो क्यों ना हम उसको यूज़ किया करें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज नाउ एक्सटेंडेड टू ऑल मेंबर ऑफ द यूएन। अब तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो कंट्रीज आती हैं, लेकिन अब वो क्या कर दिया है, कोई भी यूएन की जो कंट्रीज है ना उसके हर तरफ उन्होंने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने बोलते हैं कि हाँ कोई भी कंट्री आके इसका हिस्सा बन सकती है। उनके पास वोटिंग पावर नहीं होती है जो कंट्रीज ऊपर ज़्यादा पोल के आसपास है। वोटिंग पावर किसके आसपास है, जो ज़्यादा कंट्री यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन के आसपास है। बट कोई भी कंट्री इसका ना हिस्सा बन सकती है। इज नाउ ट्रीटी बिटवीन intergovernmental organizations, country that do not fall within the tropic can join alliance। देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स कैन ज्वाइन द अलायंस। वो अलायंस को ज्वाइन तो कर सकती हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ वोटिंग राइट्स। मतलब उनको पास वोटिंग राइट्स नहीं है लेकिन वो ज्वाइन कर सकती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये सेम केस पार्लियामेंट में क्या है, कौन ज्वाइन कर सकता है पर वोटिंग नहीं कर सकता। कौन, अरे इलेक्शंस की बात नहीं है। अगर कोई एक मेंबर अगर लोकसभा में आके सपोज आके बैठ गया, वो वोट नहीं कर सकता। लोकसभा में अगर कोई भी चीज़ है पर बैठ सकता है वो। किसके पास ये पावर है, अटॉर्नी जनरल। स्पीकर तो कर सकता है ना, कास्टिंग वोट स्पीकर डाल सकता है जब दोनों जगह सेम नंबर ऑफ वोट। ठीक है, छोड़ो लाना तुम्हारा, नहीं पड़ रही है। चलो, इसके बाद 2017 में गई थी बोन कन्वेंशन। अगर आपको कभी बात की गई टलगोना डायलॉग का तो आपको याद रखना पड़ेगा 2017 में क्या हुआ था, टलगोना डायलॉग किया गया था। और बोन ने एक हिस्ट्री बनाई थी। क्या हिस्ट्री बनाई थी, ये पहली बार क्या हुआ था कि सीओपी का ना जो प्रेसिडेंट था वो एक स्मॉल आइलैंड से आया था जिसको हम फिजी आइलैंड बोलते हैं। फिजी आइलैंड कहाँ पे, मेलानेशिया। मेलानेशिया कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में। एक वहाँ पे माइक्रोनेशिया होता है, एक होता है मेलानेशिया, और तीसरा क्या था, मेरे दिमाग से निकल गया। बट आप चेक कर लेना फिजी क्या कहाँ का हिस्सा है, पैसिफिक का। तो उन्होंने टलगोना डायलॉग लाया था। टलगोना डायलॉग का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है टलगोना इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ आइडिया, स्किल एंड एक्सपीरियंस थ्रू स्टोरी टेलिंग। टलगोना बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी क्या करते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ आपको रामायण सुना दूँ, रामायण सुनाऊँ और रामायण एक स्टोरी की तरह। अब आपको उससे एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको उसको विजडम मिल रही है, आपने इंटरटेनमेंट मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है।
आपको आइडियाज मिल रहे हैं, वहां से स्किल मिल रहा है, एक्सपीरियंस, हर चीज मिल रही है आपको, तो वो क्या हो गया, डलगोना। ये कहाँ पे आया था, बोन में। ठीक है, और ये किस कंट्री के, पहले फिजी बहुत छोटी सी आइलैंड कंट्री है, वहां के एक मेंबर ने क्या किया था, इसको प्रिसाइड किया था, COP23 को। ठीक है, उसके बाद कटोवे हुई थी, छोड़ दो, मैड्रिड। हाँ, ये 2019 की, आप इसको एक ही बात याद रखो, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो 2019 में थी ना, सबसे लॉन्गेस्ट मीटिंग हुई थी UNFCCC की हिस्ट्री में, सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, देखो रेड और रेड प्लस, सिंपल सी बात है, इसमें आपको कोई ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि इसका काम क्या है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना, बात खत्म। ये कब आई थी, ये डेनमार्क 2009 में। उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, COP का बारे में पता लगा सकते हो कि COP के बारे में। ठीक है, और इसके मेंबर कौन है, किसने मिलके इस प्रोग्राम को चलाया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन सब ने मिलकर किसको बनाया हुआ है, UN रेड प्लस को। और सेम यहीं पर भी है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बेसिकली पैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि आप फॉरेस्ट को बचा सको। ठीक है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की जरूरत। आर्टिक काउंसिल के बारे में पढ़ सकते हो, ये थोड़ा करंट बेसिस है, इसलिए आप पढ़ सकते हो कि आर्टिक काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्योंकि अब देखो, अगर ये अमेरिका है, ऑब्वियसली बात है, अमेरिका के सामने यहाँ पे क्या है, यूरोप है। ठीक है, उसी के आगे यहाँ पे एशिया है, ऐसे घूम के पूरा पैसिफिक है, इस तरीके से। अब ये बीच में हमारे ऊपर, ऊपर क्या है, ऊपर आर्टिक है, और नीचे, नीचे वाला साउथ पोल में क्या होता है, एंटार्क्टिक। ठीक है, अब आर्टिक को कौन कौन सी कंट्री टच कर रही है, वही इस आर्टिक का हिस्सा होंगी। आप अगर ये नाम याद कर लो तो ठीक है, नहीं याद करते तो छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, देखो अब इसके बारे में पढ़ सकते हैं, शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूशन, सॉरी, शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो, जिनका ज़्यादातर ना एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं बिताते, वो काफ़ी कुछ डेज तक रहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डेकेड्स तक रहते हैं। क्योंकि जब बात आए ना, कैसे पर फ्लोरोकार्बन हो गया, ये ना कभी कभी ज़्यादा ज़्यादा साल तक क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में घूमते हैं, उस हिसाब से ये डेकेड्स तो, ईयर्स तो बहुत कम हो गए ना। दो, शॉर्ट लाइफ, देयर पोटेंशियल टू वार्म द एटमॉस्फेयर मे बी मैन टाइम ग्रेटर देन CO2। चाहे ये काफ़ी कम रहते हैं, ये देखो आप, CO2 की बात की जाए तो एटलीस्ट आई थिंक 500 ईयर के आसपास वो एटमॉस्फेयर में रह जाती है। ठीक है, चाहे इसका पोटेंशियल, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ना शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट से वो कम रहते हैं, बट कार्बन, अगर इसका एक मालिक्यूल कहाँ पर है, आसमान में है ना, एटमॉस्फेयर में है, तो उसकी कैपेसिटी ना ग्लोबल वार्मिंग करने की ना, कार्बन डाइऑक्साइड के पता नहीं कितने हज़ारों मालिक्यूल से ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट में सिंपल यही कहना चाहता हूँ, शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल अप टू 45% ऑफ द करंट ग्लोबल वार्मिंग। देखो 100 में से 45% से भी रिस्पॉन्सिबल है, ओनली नेक्स्ट टू CO2। इसका मतलब क्या है कि CO2 की वजह से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब एग्जांपल कौन कौन सी है, कार्बन, कार्बन क्या होता है, देखो आपने चिमनी देखी होगी, कलीन देखी होगी, जिसको हम पट्टा कहते हैं, जब वो ब्रिक्स वगैरह बना देते हैं, ऊपर से काफ़ी काले टाइप का क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एशेस भी होती है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, वो कार्बन निकल रहा है, वो ऊपर से एशेस निकल रही है, मिथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये इन सब एग्जाम्पल किसकी है, शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स की। ठीक है, तो हो गया, रिपीट करूं, कार्बन क्या हो गया, यह सूट, सूट, सूट क्या होता है, हाँ बिल्कुल पहुंच गया, जब वो पहले हम क्या, चिमनी, हमारे घर में लाल टेन लगी होती थी, जो उसके क्या करते थे, वो एक शीशे वाला पोर्शन नहीं जो होता था, उसको अगर हम खुरेदते थे तो उसके में से ब्लैक ब्लैक कलर की कुछ निकलता था, तो वही कार्बन नहीं है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट लिव क्या हो गया, बस इनका नाम शॉर्ट लिव केमिकल पॉल्यूटेंट्स को लिखा गया क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में उतना ज़्यादा देर नहीं रहते, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स है उनके डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ लाइफ होती है। जैसे
पर फ्लोरोकार्बन हो गया, हेक्सा फ्लोरोकार्बन हो गया, वो मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रहते हैं एटमॉस्फेयर। अगर एक बार रिलीज हो गए तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये कितनी देर रहते हैं? सपोज अगर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मीथेन अगर निकल के ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर आसमान में रहेगी? मे बी कुछ सालों के लिए रहे, 1 साल 2 साल, मे बी 2-3 महीने के लिए। ये ज़्यादा देर के लिए नहीं रहते हैं। मतलब इस हिसाब से देखा जाए ना तो ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड होता है, तब इसको कहते हैं शॉर्ट लिव्ड केमिकल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, आपके लिए यही सब क्या था मेरा ट्रिपल सी के बारे में। और इसके आपको याद करना, हाँ उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं ना कि जो नया 2022 में क्या हुआ है। देखो 2022 में ना ग्लासगो में, यूके में है। यूके में भी, यूके के भी अगर आपको पता 3-4 कंट्रीज यूके के अंदर आती हैं, जैसे हो गया वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। ठीक है, इस टाइप की कंट्रीज आती हैं। तो ये भी कहाँ पर है? ग्लासगो यूके में है। तो इस बार ना सीओपी जो हमारी हुई थी 26, वो कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो में हुई। और इधर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाके क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, अपना टारगेट रिवाइज करेंगे। पहले हमने क्या बोलता कि हम 40% ऑफ द हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी बाय 2030 हम कहाँ से लाएंगे उसको? नॉन फॉसिल फ्यूल से। उन्हें बोला कि नहीं, हमें लगता है हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल है, काम करते हैं हम। वही 2030 की बात होती है, हम बोलते हैं हम 2030 तक 40% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल लेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, 50% क्या करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से लेंगे। हम क्लाइमेट को ज़्यादा बचाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम इन्होंने क्या बोला था, हम क्या करने वाले हैं, कि पहले हमने क्या किया था, टारगेट रखा था 2022 तक। हमने बोला था कि 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमारी कहाँ से आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से। लेकिन अब हमने क्या बोल दिया, 2030 तक हमने क्या करने वाले, 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से। ये दो टारगेट हमने जाके वहां पे क्या किए, इस पर रिन्यू किए ग्लासगो में। तो आपको ये दो टारगेट पता होना चाहिए क्या, एक 50% ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल से हमने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, और दूसरा हमने क्या, ये 500 हमने रिन्यूएबल एनर्जी से अब कब तक, 2030 तक। और ये हमारे क्या, नेशनली, सुनो, नेशनली इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तभी इसका नाम क्यों दिया गया नेशनल इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ताकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके बोला कि हम ये करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, कि कंट्री की बात चलती है, जो कंट्री एक बार टारगेट सेट कर देगी। अब प्राइम मिनिस्टर जाके ये नहीं बोल सकते थे कि मैंने 175 का टारगेट लिया, चलो जी हम 100 ही कर पाएंगे। वो बोलेंगे अरे भाई आप कर क्या रहे हो इतनी देर से, अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, एनवायरमेंट को ज़्यादा प्रोटेक्शन करना चाहते हो, वो तो खुश हैं, बोलेंगे अब वेरी गुड आप करो। कम करने के लिए नहीं वो करने देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके वहाँ पे क्या, ऑफ कोर्स बिल्कुल बाइंडिंग है, 100% बाइंडिंग है। हम्म, बिल्कुल। जैसे ही उसने बाइंडिंग 50 बोला, उसने जाके सिग्नेचर भी कुछ नहीं होंगे, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोल के आ रहा है, ऑब्वियसली बात है उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, सिग्नेचर किया होगा, हर चीज़ की होगी, तब जाके वो बाइंडिंग बना है। एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही है। पूरा टारगेट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो आपको पेनल्टीज भरनी पड़ती है। ठीक है, वापस बोलना यार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अब बोलना। हाँ, बिल्कुल उसको पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपका आज ये समझ आपको आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, हमने क्या क्या पढ़ना था। कल मैं आपको ना डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस टाइम हमने पॉल्यूटेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ देखा है कि जूनियर ट्रिपल सी में क्या बात की गई है। और उसके बाद हम परसों और उसके अगले दिन हम क्या करेंगे, जूनियर ट्रिपल सी के बारे, क्या नाम है, सीबीडी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है। हम्म,
कोई बात नहीं, अगर आप एबसेंट रहोगे तो मैं आपको यहाँ पे करता जाऊँगा, आप यूट्यूब से आके वापस वीडियो चेक कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो उससे पहले मैं अपना कर लेता हूँ। हाँ, यूट्यूब में अगर जो भी देख रहा है, अगर आपको कोई क्वेरी हुई, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और जब ये वीडियो लाइव चल रही होती है तो उस टाइम आप मेरे से आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने क्या डाला होता है, लिंक डाला होता है, और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल के चला जाता हूँ, तो आप कभी भी आके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। हाँ गन्नो, बोलो।